माजिद निज़ामी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सज़ा को और इसके बाद जो मुहरक़ात होंगे या जिस जमसमत में, जिस डायरेक्शन में अब जाएंगे हम, आपको क्या लगता है कि क्या एक ट्रेंड सेट होगा? और इसके साथ साथ जो सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से सवालात उठाए जाते रहे माजी में, क्या अब उन सवालात का जवाब बहुत से लोगों को मिल जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। मेरी राय में जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद का फौजी एहतसाब हुआ है, वो इसलिए खुशाइंद है कि उसमें दो चीजों को डिस्कस किया गया। एक तो यह है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना। तो ये एक लिहाज से एक अच्छी पेशरफ्त इसलिए है कि जमहूरी कुव्वतों को मजीद काम करने का मौका भी मिलेगा। और उसकी वजह यह है कि इसकी एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, एक रवायत बन गई है कि जिसका आगे चलकर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एहतसाबी निज़ाम को, पाकिस्तान की जमहूरी रवायात को फायदा होगा। अब इससे आगे बढ़कर इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से या मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिस तरह से खुशी मनाई जा रही है, या तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरह से उनको डिसओन किया जा रहा है, मेरा ख्याल है दोनों चीजें दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत अपने बयानात से नहीं, अपने अमल से चीजों को अगर करे तो वो ज्यादा बेहतर होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि जज जो है उसके कलम को, उसके फैसले को बताना चाहिए, उसके रिमार्क्स जो हैं वो मैटर नहीं करते। इसी तरह हुकूमत के वुज़रा की जानिब से जो बयानबाजी है वो मेरा ख्याल है नामुनासिब इसलिए है कि यही तमाम वुज़रा जब वो तमाम अफसरान ताकत में थे तो उनसे राब्ते में थे, उनसे रियायतें लिया करते थे, उनसे माफी तलाफी की बात करते थे। और अब चूंकि वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है तो उन्होंने अपना मामला बदल लिया। इसी तरह तहरीक इंसाफ का इशू ये है कि वो चूंकि इस वक्त खुद मुश्किल में है और आने वाले दिनों में ये इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि जनरल फैज हमीद के वाया इमरान खान पर मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने भी एक बैगेज समझते हुए इस सारे मामले को एक इंटरनल इशू करार देके उससे जान छुड़ाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल इसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि महज इसको हम एक फौजी एहतसाब का केस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो लैंडस्केप है उस पर बिल्कुल इम्पैक्ट करेगी। माजिद साहब, मेरा भी आपसे भी ये सवाल है कि क्या ये सब कुछ फैज़ हमीद साहब अकेले कर रहे थे? जैसे कि पीजे मीर साहब ने कहा कि DGISI एक ऐसी पोजीशन होती है, एक ऐसी पोस्ट होती है कि जहाँ पे बैठ के आप ये बड़ी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर एक सवाल ज़हन में आता है कि आप अकेले सब कुछ कैसे कर सकते हैं? मतलब किसी को जवाब देनी होते हैं, जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आप किसी के साथ भी राब्ते में नहीं होते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता उस टाइम पे। जी ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इस पे बहुत से साबिक आला फौजी अफसरान से रहनुमाई लेने की कोशिश की। तो कुछ इस तरह से उनका मौकफ था कि जब इस लेवल की पोजीशन के ऊपर जी कोई शख्स काम कर रहा हो तो उसके साथ डे टू डे उसको टीच नहीं किया जाता, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसमें मामला ये होता है कि अगर उसको जो भी रिक्वायर्ड टास्क दिए गए हैं और वो उनके हवाले से एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके बाकी जो 2 4 5 काम होते हैं उनसे सरफे नजर किया जाता है, क्योंकि उससे जो चीज रिक्वायर्ड होती है, जो रिजल्ट्स उससे चाहिए, मतलूब होते हैं, वो उन्हें मिल रहे होते हैं। और इसीलिए जनरल फैज हमीद के केस में हमने ये देखा है कि जो इदारा जाती फैसले थे उनके ऊपर बात नहीं हुई। ये कहा गया है कि ये सारे उनके इंडिविजुअल कंडक्ट थे, इनफरादी इकदाम थे। टॉप सिटी का मामला है या बाकी जो मामला है रिटायरमेंट के बाद की सरगर्मियां, तो वो जो एक इदारा जाती फैसलों का मामला है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि पूरा इदारा, एक पूरी टीम इस चीज पे काम कर रही होती है और जो उनको एक टाइमलाइन दी गई होती है अपने बॉसेस की जानिब से, अगर वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो फिर उनकी जो बाकी मामलात हैं वो उस तरह से कोई ज्यादा अलार्मिंग नहीं समझे जाते, क्योंकि इस लेवल के एक बहुत बड़े शख्स को जिसके पास इतनी ताकत है, इतनी अथॉरिटी है, बेपनाह वसाइल हैं, तो वहां पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उनको आप डे टू डे ट्यूशन देंगे या उनसे पूछेंगे, उनसे बाजपुर्स होगी कि आज क्या किया, कल क्या किया। तो ऐसा नहीं होता। उनको एक एज ए होल एक बड़ा टारगेट दिया जाता है, कुछ अहदाफ दिए जाते हैं जिनको उन्होंने करके तो अपने बॉस को बताना होता है। तो ये इसमें एक थोड़ा सा ये टेक्निकल फर्क है। तो वहां पर जब हम इस स्पेसिफिक केस की बात करते हैं और इससे पहले भी जिस तरह बात हो रही है कि जी एक जुल्फकार अली भुट्टो ने इसको कायम किया था, तो आप ये देखें कि 1985-88 से लेके आज तक
किसी इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसा फैसला नहीं आया। कई इलेक्शंस हैं जिनके ऊपर हम कहते हैं कि जी धांधली के इल्जामात हैं, रिगिंग हुई, प्री पोल हुई, लोगों ने पार्टियां बनाई, तोड़ी गई, लेकिन उस हवाले से कोई बात नहीं की जाती। तो दूसरा मामला यह है कि चूंकि इस सारी चीज के अंदर जो इंडिविजुअल एक्ट्स हैं उनके ऊपर बाज पुर्स की गई है, तो इसलिए इसको मेरा ख्याल है इस तकसीम के साथ देखेंगे सही। तो सिचुएशन बेहतर समझ आएगी। जी बिल्कुल, इस मामले के अंदर मेरा ख्याल है कि दो तीन चीजों को जहन में रखना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि इस हवाले से इमरान खान की बहनों ने जो कहा कि उन्होंने बहुत सी सख्त बातें की और हमने उसको डाइल्यूट करके तो फिर नशर किया। जी। तो मेरा ख्याल है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ ने एक मोतदिल रवैया अपनाया, जिसमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा ने चीजों को बेहतर करने की कोशिश की और एक कदम पीछे हटे, अगर यही स्ट्रेटेजी इमरान खान के बयानात से मुतल्लिक पहले अपना ली जाती तो इतना नुकसान ना होता कि जिसके अंदर इमरान खान और ने इस तरह की जो बातें की हैं उनसे बचा जा सकता था। ठीक है। पेशावर जलसे में बिल्कुल कुछ ऐसी बातें हुई जो थोड़ी सी जारहाना थी, लेकिन अमूमी तौर पर पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बैरिस्टर गौहर की जो बातचीत थी उसमें उन्होंने चीजों को बेहतर करने की कोशिश की। ठीक है। तो आगे क्या बेहतरी आपको नजर आ रही है, क्योंकि अब तो वो जहनी मरीज भी हैं, नार्सिसिस्ट भी हैं, और ये चीज समझ आ रही है रियासत को कि वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं बाकायदा। तो अब आपको आगे क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है बानी चेयरमैन PTI का? जी मेरा ख्याल है इन सारी चीजों को अगर नाकाबिले तरदीद अदालती सबूतों की शक्ल में पेश किया जाएगा और अदालत से इनके हवाले से कोई फैसले होंगे तो वो ज्यादा मोतबर होंगे। 9 मई के हवाले से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 साल से तो फिर एक और सवाल है ना कि अदालतों पे तो PTI को एतबार ही नहीं है, बल्कि सिर्फ PTI वाली बात क्या, वो बीजे मीर साहब जो बात कर रहे हैं शुरू से कि जब जिसकी भी हुकूमत होती है दूसरा वाला जो होता है ऑपोजिशन वाला वो नहीं एतबार कर रहा होता। अफसोस के साथ मैं कहूंगी, बल्कि अब तो अदालतों की बात हम कर रहे हैं। अब तो ये जो अभी 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम उसके बाद जो मामला हैं आपके सामने हैं। ऑपोजिशन तो ना जजेस पे यकीन करती है, ना ये अदालतों पे यकीन करती है, ना उनके डिसीजंस पे यकीन करती है। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई स्टैंडर्ड तो सेट किया जाएगा। जब रियासत को चलाना होता है तो उसके इदारों से आपको शिकायत भी होती है, लेकिन एक मैकेनिज्म को, एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, महज बयानबाजी के ऊपर फरीकैन बात करेंगे तो शायद मसला हल नहीं। ठीक है जी, लास्ट 30 सेकंड पीजे साहब आपका लास्ट कमेंट। मैं यही कहूँगा जी कि अगर हमने ये जो इस वक्त जो ये हेडलॉक है, डेडलॉक नहीं है, इस हेडलॉक को अनलॉक कर दें और आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर लें, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आउट। वरना ये ऑनगोइंग डिबेट है और इसका नुकसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं हो रहा, इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। तो वी गॉट टू स्टार्ट थिंकिंग सीरियसली अबाउट पाकिस्तान।